गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आप सभी लोगों का एक बार और स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज फिर हम नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख हैं ऑनलाइन माध्यम द्वारा उपस्थित हुए हैं। नया टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग, अध्याय 1, राजनीति विज्ञान, भाग 2। इसके पहले प्रिय छात्र छात्राओं, भाग 1 का हम लोगों ने अध्ययन किया सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम की जो जाति विविधता थी, जो बेल्जियम का जो सामाजिक जो बनावट था, जो जटिलता थी, सामाजिक जटिलता थी, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया और हमें उम्मीद है कि आप उसको बढ़िया से समझे होंगे। और आज दूसरे पार्ट में हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, मेन टॉपिक पे आने से पहले दो शब्द आपके लिए। पगडंडियों पर नहीं चल रहा गिर, पगडंडियों पर नहीं चल रहा गिर, राह बनाना सीख जा, देखना कतारें होंगी तेरे पीछे, बस कदम बढ़ाना सीख जा, बस कदम बढ़ाना सीख जा। प्रिय छात्र छात्राओं, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद टॉपिक को लेके मैं आपके सम्मुख हाजिर हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि श्रीलंका की जाति बनावट। जैसा कि बेल्जियम में हमने अध्ययन किया कि बेल्जियम में की जो जाति बनावट थी बड़ा ही पेचीदा थी, सामाजिक विविधता वहाँ पे ज़्यादा थे। वहाँ पे आपने देखा कि फ्रेंच भाषाभाषी, डच भाषाभाषी और 1% जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग थे। और वहाँ पे हमने देखा कि जो अल्पसंख्यकवाद था, जो बहुसंख्यकवाद था, उसमें सत्ता की किस प्रकार से साझेदारी हो रही है वहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता लोग होते हैं उनके सामंजस्य के द्वारा वहाँ पे गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनती है और पुनः उसको आपसी सूझबूझ के हिसाब से सुलझा दिया जाता है, ताकि 1% जो जर्मन भाषाभाषी है या जो फ्रेंच भाषाभाषी है, जिनकी संख्या कम है, उन लोगों को भी बेगानेपन का एहसास नहीं होता है और सभी लोगों को एक समान रूप से समान अधिकार दिया गया, ताकि वह अपनी संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, आर्थिक मामलों में भी उन्नति कर सके। उसमें वहाँ किसी प्रकार की बहुसंख्यकवाद वाली बात नहीं आई, या हम कह सकते हैं उन्हें अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी किसी प्रकार से बेगानेपन का एहसास नहीं हुआ। लेकिन प्रिय छात्र छात्राओं, इस टॉपिक में श्रीलंका की जो जाति बनावट थी यहाँ उससे कुछ अलग देखने को मिलता है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अब आपके मन में आएगा कि द्वीपीय देश से क्या तात्पर्य है। प्रिय छात्र छात्राओं, द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग को कहते हैं जिनके चारों ओर से जल का विस्तार होता है। यानी कि स्थलखंड के ऐसे भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ऐसे भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत का मैप में सबसे दक्षिण की तरफ में भारत के बिल्कुल सटे कुछ दूरी पर आप श्रीलंका को देखेंगे। बिल्कुल एक नारियल के शेप जैसा वह आकृति दिखाई देती है और आपने श्रीलंका महाराज रावण की वही लंका होती है जिसका हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं। इस देश में सबसे, अब इसको अध्ययन करेंगे तो इसमें पाएंगे कि इस देश की भी जाति बनावट बड़ी विचित्र है। यहाँ भी यानी कि इस देश का सबसे प्रमुख जो सामाजिक समूह सिंहलियों का है। सिंहली एक भाषाभाषी को बोलने वाले लोग हैं
जिनको हम लोग सिंघली नाम देते हैं, और वहाँ ये लोग संख्या में बहुसंख्यक, यानी कि जिनकी आबादी, यानी कि पूरे श्रीलंका की आबादी के हिसाब से इनकी संख्या देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 74% वहाँ पे सिंघली लोग हैं। दूसरे नंबर पे तमिल समूह के लोगों की जनसंख्या है, जो कुल जनसंख्या का, कुल का मतलब कुल श्रीलंका की आबादी का 18% लोग क्या हैं, तमिल समूह के लोग हैं। और तीसरे नंबर पर श्रीलंका की आबादी में 7% जो हिस्सा है वह ईसाई लोगों का है। और ये लोग क्या बोलते हैं, सिंघली और तमिल दोनों भाषा को बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। इसके अलावा श्रीलंका में तमिलों के उप समूह है, ये भी हम अध्ययन करेंगे कि उसमें श्रीलंका के तमिलों में 2 उप समूह है, पहला श्रीलंकाई तमिल और दूसरा जो है भारतीय तमिल। श्रीलंकाई तमिल ऐसे लोगों को कहा गया, श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, यानी कि जो क्या है, श्रीलंका के मूल निवासी हैं। इनकी संख्या 13% है तथा यह मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में निवास करते हैं। श्रीलंका में सिंघली भाषा भाषी लोग बौद्ध हैं। बौद्ध का मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य सिंघली जो श्रीलंका में बहुतायत संख्या में है, उन लोगों का धर्म क्या है, बौद्ध। बौद्ध धर्म आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म। और यह भारत की एक विडंबना भी कही जा सकती है कि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में होता है, भारत के सटे बिल्कुल लुम्बिनी में होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी भारत में होती है, उनका उपदेश और निर्माण भी भारत में होता है। लेकिन विडंबना ही कहा जाता है कि यह धर्म आज भारत में नगण्य के बराबर है और विदेशों में चला गया। तो इस आधार पे उन तमिल भाषा भाषी लोगों का मुख्य है जो धर्म क्या था, बौद्ध धर्म था, यानी कि वे लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान थे। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है, यानी कि उनका राजकीय जो धर्म है वो क्या है, बौद्ध धर्म। दूसरे स्तर पर हम देखेंगे कि भारतीय तमिल यानी कि औपनिवेशिक शासन काल के समय, गौर कीजिएगा, औपनिवेशिक शासन काल से तात्पर्य है यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि जब कोई बड़ा राष्ट्र दूसरे कमज़ोर राष्ट्र पे अधिकार कर लेता है और वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा होती है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेता है। और बात उस समय की है कि जब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय की बात है, औपनिवेशिक शासन काल के समय कुछ तमिलों के वंशज यहाँ बागान मजदूरों के रूप में आए थे। वंशज से तात्पर्य कि उनके बाप, उनके दादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी जो पैतृक लोग थे, जो उनकी वंशावली थी, वह वहाँ एक मजदूर के रूप में, बागान मजदूर के रूप में गए थे और बाद में क्या किए, वे लोग वहीं बस गए। इस आधार पर इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। एक कुल जनसंख्या के 5% भाग में है। जनसंख्या के 7% भाग में ईसाई, जो तमिल और सिंघली दोनों हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, अब हम लोग श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बेल्जियम में हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों कंपेरिजन हमने करके पढ़ा रहे हैं कि वो चीज़ें भी आपको याद आएंगी और इसकी तुलना भी हम लोग करते चलेंगे। बहुसंख्यकवाद, सबसे पहले हम समझें कि बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य कोई समुदाय बहुसंख्यकवाद है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। प्रिय छात्रों, बहुसंख्यकवाद चूँकि भारत ही नहीं बल्कि अनेक जो प्रजातंत्रात्मक देश हैं वहाँ पे संख्या काउंट करती है। यदि हम एक भाषाभाषी हैं, एक समुदाय के हैं, एक जाति धर्म के, एक मजहब के हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वर्चस्व होगा। और यही बात बहुसंख्यकवाद में हावी होती है कि बहुसंख्यकवाद से तात्पर्य है कि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वो अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है, क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है, उसकी आबादी है, तो निश्चित रूप से जब उसकी आबादी ज़्यादा है, उसकी संख्या ज़्यादा है, तो देश पे शासन करेगा वह करेगा। और इसके लिए वह वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिनकी संख्या या जिनकी आबादी कम है, उनकी आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। सेम यही कंडीशन होता है, यही हालात श्रीलंका में होते हैं।
वर्ष 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब सिंहली समुदाय के नेताओं ने श्रीलंका में सरकार पर अपने बहुमत अथवा अधिक सदस्यों के कारण से वर्चस्व स्थापित करना चाहा। परीक्षा छात्राओं, ये मैप है जिसका आप लोग देखेंगे। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, यह है आपका क्या है, ये जो येलो कलर का है, यह है आपके क्या है, सिंहली भाषा भाषी के लोग हैं। और दूसरे पॉइंट पे ये जो एरिया है आपका श्रीलंकाई तमिल का है, और ये जो एरिया इंडियन तमिल का है जो हल्का ब्लू कलर का है, गाढ़ा कलर का है, कत्थई कलर का है, और ये बाल बाल में जहाँ कहीं पॉइंट है वे क्या है, वे मुस्लिम लोग हैं। ये बेसिकली, और बेस आप देखेंगे इस मैप में तो बिल्कुल एक नारियल के शेप जैसा ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। इस आधार पर प्रिय छात्र छात्राओं, वर्ष 1956 ईस्वी में कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। गौर से सुनिएगा, वर्ष 1956 में एक कानून पारित किया गया, और इसके पहले आपने देखा कि श्रीलंका कब स्वतंत्र बनता है, 1948 ईस्वी में। और वहाँ के जो नेता लोग होते हैं वो सरकार पे क्या करते हैं, दबाव बनाना शुरू करते हैं। किस लिए, ये अपना हमारा वर्चस्व, हमारा बहुमत सरकार में हो, इसके लिए उन्होंने सरकार पे दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। और फिर उसके बाद 1948 के बाद वर्ष 1956 ईस्वी में कानून भी पारित किया गया जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा, जिसको हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, को घोषित किया गया। गौर से सुनिएगा, 1948 में श्रीलंका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो नेता होते हैं वो सरकार पे दबाव बनाना शुरू करते हैं, और 1956 में कानून भी पारित करवा देते हैं जिसके अंतर्गत तमिल भाषा की उपेक्षा कर दी जाती है और सिंहली को क्या कहा जाता है, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया जाता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि राजभाषा किसको कहते हैं। तो राजभाषा से आशय किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदायों द्वारा बोली और समझी जाती है। क्लियर हुआ। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता देने की नीति भी चलाई गई। यानी कि जो नियुक्ति होगी विश्वविद्यालयों में या सरकारी नौकरियों में, उसमें क्या किया रहा है, उसमें इन सिंहलियों को प्राथमिकता की बात देने की बात, यानी कि इस नियम, इस नीति को भी चलाई गई ने। संविधान में घोषणा किया है कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी कि सरकार क्या कर रही है, केवल बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी, बौद्ध धर्म का संरक्षण करेंगे, जबकि अन्य जो धर्म है उनको नगण्य समझेगी, उनको तुच्छ समझेगी। तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो अन्य धर्म के मतावलंबी, अन्य धर्म को मानने वाले होंगे, उनके साथ क्या होगा, बेगानेपन का एहसास होगा। और जब एक धर्म को वर्चस्व, एक धर्म को संरक्षण दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष वह देश नहीं हो सकता। जैसे भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्म, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म को समान रूप से संरक्षण और बढ़ावा दिया जाता है। आपने बेल्जियम में भी देखा, सभी धर्म को, सभी भाषा भाषी को एक समान अवसर दिया गया ताकि वे अपने अपने स्तर से अपना विकास कर सके। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेगानेपन का है, केवल एक धर्म को संरक्षण दिया जा रहा है, बाकी धर्म को तुच्छ और नगण्य समझाया जा रहा है। और केवल इतना ही नहीं, सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। सरकार द्वारा जो फैसला किया गया श्रीलंकाई तमिल की नाराजगी, अब जब क्या होगा भैया, जब एक पक्ष को लाभ देंगे तो दूसरा पक्ष जाहिर क्या होगा, वह नाराज होगा। तो इस आधार पर श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें अलगाव की भावना को बढ़ाया गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर क्या है, असंवेदनशील है, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते चले गए। होगा भैया, क्यों नहीं, एक पक्ष, हम सभी नागरिक हैं, समाज के नागरिक समान हैं,
तो निश्चित रूप से सभी को एक समान दृश्य देखना होगा। राज्य द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा, देश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो सबके लिए क्या होंगे, सबके लिए एक समान होंगे। जब वहाँ किसी के साथ बेगानेपन का एहसास कराया जाएगा, किसी को बेगाना समझा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति क्या करेगा, शांति से तो बैठेगा नहीं। इस आधार पर फिर आगे क्या करता है, आगे श्रीलंका में क्या होता है, तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष। अब जो तमिल भाषा भाषी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी शांत नहीं बैठते हैं, वो लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कि हमारी भाषा को भी क्या किया जाए, आधिकारिक भाषा बनाया जाए, इसकी मांग किया जाता है। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, पॉलिटिकल पार्टियां बनाते हैं और तमिल को राजभाषा घोषित किया। इन्होंने क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, परंतु क्या होता है, इनकी मांग को अनदेखा कर दिया जाता है, इनकी मांग को ठुकरा दिया जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वर्ष 1980 ईस्वी में लिट्टे यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE नामक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका के स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई। अब तमिल के जो लोग थे, तमिल के जो लीडर लोग थे, तमिल के जो क्षेत्रीय नेता थे, वे लोग क्या किए, एक पार्टी बनाया वर्ष 1980 में, लिट्टे नामक एक संगठन बनाकर तमिलों द्वारा उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग की गई। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, उनका, उस पार्टी का, उस सरकार का क्या है, एक लोगो है जिसको आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप देख के समझेंगे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों समुदायों में पारस्परिक अविश्वास ने संघर्ष का रूप ले लिया और यह संघर्ष धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है, गृह युद्ध, सिविल वार में परिवर्तित हो गया। मामला वहाँ क्या थे, बिगड़ गया, इतनी लोगों में वैमनस्यता आती है, वैमनस्यता आ जाती है कि वहाँ की स्थिति क्या होती है, ऐसी बन जाती है कि गृह युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब गृह युद्ध क्या है, इसको भी हम समझेंगे। यानी कि गृह युद्ध से आशय है जब एक ही राष्ट्र के अंतर्गत संगठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। जब एक ही देश के, एक ही क्षेत्र के लोगों में जो संगठित गुट है, उनमें जब क्या होगा, आपसी मनमुटाव होगा, आपसी तालमेल नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वहाँ गृह युद्ध हुआ और यही स्थिति भी श्रीलंका में देखने को मिला। अब संघर्ष, जब गृह युद्ध होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, इस पर हम लोग बहस करेंगे। निश्चित रूप से भैया, जब युद्ध होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, विध्वंसकारी होगा। विवाद जब होगा तो उसका जो निर्णय होगा वो क्या होगा, वह निश्चित रूप से हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन को तबाह किया और यही हश्र श्रीलंका में भी हुआ। संघर्ष का परिणाम होता है कि गृह युद्ध में दोनों समुदाय यानी कि सिंगली और तमिल दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए। गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न हुई। निश्चित रूप से भैया, जब युद्ध होगा तो ये सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए इस टॉपिक से हमको ये भी निर्णय लेना चाहिए कि हमको भविष्य में युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि बातों के द्वारा, बात में इतनी दम है कि किसी भी समस्या को सुलझा और समझाया जा सकता है। लेकिन वहीं आपने बेल्जियम में देखा, लोगों ने इस चीज़ को काउंट किया और वहाँ गृह युद्ध से बचाया गया, लेकिन वह चीज़ें श्रीलंका में हावी नहीं हो पाती और परिणाम होता है कि यहाँ गृह युद्ध होता है और दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए और सामाजिक, आर्थिक जो उत्पीड़न हुआ, जो क्षति हुआ, वो तो हुआ। इसके अलावा अनेक परिवार अपने देश को छोड़कर शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब वे श्रीलंका को छोड़ के दूसरे देश की शरण ली और उनका जीविका व साधन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये तो रहा श्रीलंका की सामाजिक जो विविधता थी, उसके आधार पे वहाँ जो संघर्ष के क्या परिणाम हुए। परीक्षा छात्राओं, श्रीलंका और बेल्जियम से के संघर्ष से क्या सीखा, ये अध्याय बेसिकली आप अपना एक कोर्स समझ के मत अध्ययन कीजिएगा, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। और उससे हमको क्या सीख मिला, आपने देखा कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश में एकता संभव हो सकती है। निश्चित रूप से भैया, जब हम किसी के भावनाओं के साथ खेलेंगे,
किसी के साथ, किसी के जाति धर्म मजहब क्षेत्र संप्रदाय के साथ खेलेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, विनाशकारी ही हुआ। और यही हश्र क्या हुआ श्रीलंका में देखने को मिला। श्रीलंका ने इससे विपरीत मार्ग अपनाया। श्रीलंका भी यदि शायद बेल्जियम की राह पे चला होगा तो इस तरह की इस स्थिति को, इस नज़ारे को देखने को नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने और सत्ता में उनको भागीदार न बनाने का निर्णय करता है। तो इससे क्या होता है, इससे देश की एकता ही क्या पड़ जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। और यही हुआ, यानी कहने का तात्पर्य होता है कि इससे स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यकवाद जो जिनकी वे समाज वर्ग जिनकी संख्या ज़्यादा है, संख्या दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने में, सत्ता में उनको भागीदार न बनाने पर का निर्णय करता है। तो इससे देश की, यानी कि निश्चित रूप से भैया सभी का साथ सबका विकास, जिसे हमारे वहाँ सरकार द्वारा एक नारा दिया जाता है, सबका साथ सबका विकास। और चूंकि हम लोकतंत्र के वासी हैं तो निश्चित रूप से सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सबको साथ लेके हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इसी में सभी की भलाई है। परीक्षा छात्राओं, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस ऑनलाइन माध्यम द्वारा जो चीज़ें मैं देने का प्रयास किया उसको आप समझे होंगे। इसको अच्छी तरह याद कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जीवन में भी उतारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ परीक्षा छात्राओं, हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी इस ऑनलाइन माध्यम द्वारा इसको बंद करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम ऑनलाइन वीडियो के द्वारा उपस्थित होंगे, तभी फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ विमल जी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।